मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है ऋषिकेश मिश्रा, जो कि एडवोकेट है पेशे से और झारखंड कांग्रेस के सेक्रेटरी भी रहे। आपका हमारे चैनल गिरिडीह तक में स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सारे लोगों को मैं दुर्गा पूजा का बधाई देंगे, शुभकामना देना चाहूँगा। और आपको भी मैं शुभकामना बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से जो गिरिडीह की जन जन की बात है, गिरिडीह के जन जन के लोगों के तक पहुँचती है। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद है। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मुझे पूरे प्रदेश का सचिव बनाया हुआ है। सचिव के तौर पे मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जामताड़ा जिला के नाला विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। और वही श्रमिक संगठनों से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा, वो भी श्रमिक संगठन किया करते थे, कांग्रेस के वरीय नेता थे, अब नहीं है। उन्हीं के रास्ते पे बताए हुए मैं चल रहा हूँ। और आज मैं जो देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन इंटक है, उसका मैं पूरे भारतवर्ष का युवा महासचिव हूँ। वही झारखंड प्रदेश का यूथ का इंटक का प्रेसिडेंट भी हूँ। और इंटक से जो संबंध यूनियन है, कोयला उद्योग में जो काम करती है, राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ, उसका मैं गिरिडीह क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। वही बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन का स्पेशल एडवाइजरी कमेटी का सदस्य हूँ। साथ ही कई सारे श्रमिक संगठनों से, इंटक से जो एफिलिएटेड यूनियन, उससे जुड़ा हुआ हूँ। जैसे इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन है, उसका मैं पूरे भारतवर्ष का सचिव हूँ, जो खदानों की मजदूरों के लिए कार्यरत है। इस तरह के कई सारे श्रमिक संगठन इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। अभी आपने बताया कि इंटक से भी आप जुड़े हुए। इंटक में दो ग्रुप हैं, हाँ, तो कौन सा सही है इसमें? देखिए, दोनों ग्रुप सही है। दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए क्योंकि दोनों को मान्यता भारत सरकार ने दिया है। 2009 में जब हमारे केंद्र में श्रमिक मामले के मंत्री थे, आज जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमने उन्हीं के कार्यकाल में दोनों इंटक को मान्यता दी गई। एक इंटक एक है, उसका दो धड़ा है। एक धड़ा के अध्यक्ष आदरणीय रेड्डी साहब है, दूसरे धड़ा के अध्यक्ष हमारे नेता धनबाद के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री ददई दुबे जी हैं। रही बात कि सही क्या है गलत क्या है, इसको लेकर हम लोगों ने न्यायालय में मामला दर्ज किया है। पूरे भारतवर्ष में 6 कोर्टों में, 6 उच्च न्यायालयों में 14 मामला चल रहा। एक मामला में माननीय दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है, उनका फैसला आया कि दुबे जी के पक्ष में फैसला आया था। उसके बाद दोबारा से हम लोग कोर्ट में न्यायालय में गए, उधर से रेड्डी साहब न्यायालय में गए। पूरे भारतवर्ष में 6 कोर्ट, इसमें कि देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है। बाकी जो 13 मामला है वो देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में है, जैसे कि रांची उच्च न्यायालय में, दिल्ली उच्च न्यायालय में, जबलपुर उच्च न्यायालय में, कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है इंटक को लेकर के कि वास्तविक इंटक कौन है और सही इंटक कौन है। उसको लेकर के कई सारे सिविल सूट फाइल है, मनी सूट फाइल की गई है कि वास्तविकता इंटक का रियल परसेंट सही अध्यक्ष कौन है, उसको लेकर मामला चल रहा है। आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो गिरिडीह में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है? गिरिडीह में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। और मैं इसलिए ऐसा कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में ही जो भी सरकार, जो भी विधायक यहाँ से चुने जाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से चुने जाते हैं। आप देखेंगे 2005 में हम लोगों ने मुन्ना लाल जी को जितवाया, कांग्रेस के गठबंधन से वो प्रत्याशी थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको सिंबल दिया, लेकिन वो जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से वो जीत कर गए थे। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की गठबंधन झारखंड विकास मोर्चा से हुई, तो हम लोगों ने निर्भय समाधि को जितवा करके भेजा। उसके बाद अब देखेंगे कि जब हम लोग 2019 में आए, 14 में हम किसी कारणवश चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत गई। 19 में देखेंगे कि हमारे गठबंधन में अभी जो वर्तमान विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से जीते, हमारे गठबंधन के सहयोग से जीते, और हमारे गठबंधन के सहयोग से सरकार चल रही है। आप देखेंगे, हम पहले जाएंगे, पहला चुनाव जब गिरिडीह में हुआ तो गिरिडीह के साथ डुमरी विधानसभा भी जुड़ा हुआ था, और उस समय 2 विधायक चुने गए। 2 विधायक, पहले विधायक राम लखन मांझी, दूसरे विधायक केवी साहब, कृष्ण वल्लभ सहाय साहब।
मांझी साहब वॉकआउट कर गए और केवी साहब, हमारे केवी साहब कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। दूसरा चुनाव हुआ, आदरणीय श्री राम साहब थे, वो चुनाव जीते। फिर तीसरा बार चुनाव हुआ, वही चुनाव जीते। चौथा बार फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। पांचवा बार यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चतुरानंद मिश्र 2 बार चुनाव जीते। तीसरा बार वो गठबंधन में चुनाव लड़े, तब वो जीते। चौथा बार यहाँ से, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो हम लोगों ने उर्मिला सिंह को जितवा करके भेजा विधानसभा। उस समय बिहार एकीकृत बिहार हुआ करता था, और बिहार का जो गिरिडीह का जो प्रतिनिधित्व बिहार में होता था उस समय उर्मिला सिंह की। फिर ओमीलाल आज़ाद किसी कारणवश चुनाव जीत गए, फिर हम चुनाव जीते। कंटिन्यूस हमारा रहा। 2000 उसके बाद 90 में ज्योतिंदर प्रसाद चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी के सिंबल से। हमारे विधायक थे, बिहार में गिरिडीह का प्रतिनिधित्व करते थे 1990 में। वही लगातार हम चुनाव जीतते गए, और किसी कारणवश 2000 में हम चुनाव हार गए। उसके बाद गठबंधन हो गया 2005 में। गठबंधन के तहत मुन्ना लाल जी को प्रत्याशी बनाया गया, हम लोग उनको जिता करके भेजे। फिर शहबादी जी को झारखंड विकास मोर्चा से जितवा करके भेजा। अभी 19 में हमारे माननीय जो वर्तमान विधायक है आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने जिता के भेजा। और कैसे बोल सकते हैं मैं कमज़ोर हूँ? आप नगर निगम का चुनाव देखेंगे, जब हम गठबंधन से अलग हट के चुनाव लड़े तो हमको 20,000 से ज़्यादा वोट आया। वही 10,000 भी का आंकड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं पार कर सका। तो कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है। अब देख सकते हैं, इसका जो उदाहरण है आप नगर निकाय के चुनाव में देखें, हम तो नगर में उनसे आगे निकल गए। तो दूसरा प्रखंड का क्या बात करें, ग्रामीण क्षेत्र का क्या बात करें। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता 100 कार्यकर्ताओं के बराबर है। हमारे एक कार्यकर्ता जहाँ खड़ा हो जाते हैं वहाँ 100 से 125 वोट कांग्रेस पार्टी को मिल जाता है। तो कांग्रेस, हमारे राहुल जी बोलते हैं कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बब्बर शेर है। वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होता है वो बब्बर से किसी से डरता नहीं है। और जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस में कभी किसी से नहीं डरा, कांग्रेस में ही रहा। उसके बाप भी कांग्रेस में थे, उसका दादा भी कांग्रेस में था, उसका नाना भी कांग्रेस में था। तो वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कभी इधर से उधर नहीं जाते हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में रह के वो रहते हैं उसी में, लेकिन कई देखते हैं हम लोग कि जीत जो आते हैं कांग्रेस से, लेकिन चले जाते हैं फिर बीजेपी में। देखिए, ये जो अभी जो समय आ गया ना, ये ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ थोड़ा सा क्या है ना, मौका परस्ती का है। हर लोग मौका की तलाश में है। समय उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। जो वास्तविक जो बब्बर शेर है वो नहीं जाते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी को घर से निकाल दिया गया, देखे होंगे। उन पर झूठा मुकदमा करके उनको सजा याफ्ता कर दिया गया। देश का सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बरी किया। जो देश की सरकार है ने उनको तुरंत उनके घर से निकाल दिया। क्या राहुल जी डरे? नहीं डरे। हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री जी, इनको झूठा मुकदमा करके डाल दिया गया। कांग्रेस पार्टी साथ में थी, इनके साथ हम लोग सड़क पे लड़ रहे थे। क्या वो डरे? वो नहीं डरे। जो गलत काम करते हैं, जो गद्दार है, जो कायर है, जिसको कुछ ना कुछ लोभ है, वही पार्टी छोड़ करके जाते हैं। झारखंड में तो कोई विधायक नहीं गया पार्टी छोड़ करके। बताइए, कोई भी विधायक अगर पार्टी छोड़ के गया है? हमारे पास तो पार्टी छोड़ करके आया। जब प्रकाश भाई पटेल को हम लोगों ने मांडू में लाया, वापस आया, वो भारतीय जनता पार्टी से आए, कांग्रेस पार्टी में हम लोग के साथ आए। हम लोगों ने कोई भरोसा करके कि जो देश का संविधान को बचा रहा है कांग्रेस पार्टी बचा सकता है। उनको विश्वास था राहुल गांधी जी पर, उनको विश्वास था देश के संविधान पर। जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो कभी पार्टी के साथ और देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जो गद्दार है वही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। अभी 2024 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना, कुछ बातचीत हुई है? देखिए, हम लोग पिछले बार 33 सीट पे चुनाव लड़े थे, क्योंकि प्रदेश झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सचिव हूँ। और हम लोगों का जो कार्यकर्ताओं की जो बात को हम लोग पार्टी में रखते हैं, हम लोगों का ही मुख्य मांग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। खास करके जो हमारा वोटर्स है, शहरी क्षेत्र का जो वोटर है वो हमारा वोटर है। हमारे जो सोच है, हमारा विचारधारा है वो शहरी क्षेत्र का। चाहे हम गिरिडीह विधानसभा की बात करें, चाहे हम रांची विधानसभा की बात करें, चाहे हम हजारीबाग विधानसभा सदर विधानसभा की बात करें, चाहे हम गढ़वा सदर विधानसभा की बात करें, हम चाहे पलामू सदर विधानसभा की बात करें, चाहे हम देवघर सदर विधानसभा की बात करें, तो शहरी क्षेत्र का वोट है
वो कहीं ना कहीं उसका जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का माइंड सेट है। तो हमारा हमेशा से कोशिश रहा है कि हम सारी क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व करें, यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भिजवाए, यही हमारा कोशिश है। अब हम लोगों ने 35, पिछला बार 33 पे लड़ा था, इस बार उम्मीद है कि हम लोग को कम से कम 35 सीट मिलेगा। पिछला बार से 2 विधानसभा इस बार जो उम्मीद है ज़्यादा मिल सकता है, एक रांची विधानसभा और दूसरा मांडू विधानसभा। जो हम लोग का प्रमुख मांगे जयप्रकाश भाई पटेल साहब जो है हमारी पार्टी में आए हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, तो एक मांडू और एक रांची जो सदर है वो कांग्रेस माइंडसेट का सीट रहा है। सदर जो भी सारी क्षेत्र होता है, हमारा जो वोट बैंक है ना वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हो चाहे कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हो, लगभग उनका जो माइंडसेट होता है वो समान होता है। कहीं पे 20 कार्यकर्ता जुड़ते हैं, कहीं पे 20 कार्यकर्ता निगेटिव होते हैं। तो 35 सीटों पे अनुमान है कि हम लोग चुनाव इस बार लड़ेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। गिरिडीह से भी मैंने देखा कि कई लोग चुनाव लड़ने के लिए एप्लीकेशन दिए, 5 से 6 लोग, तो कैसे उन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है? देखिए, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है और ये खूबसूरती हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन है कि एक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ने का सोच सकता है। एक आम कार्यकर्ता, इसके पास कुछ नहीं है, झोपड़ी में रह रहा है। अब देखेंगे कांग्रेस पार्टी में हमारे यूथ का अध्यक्ष भूषण बारा जी थे, वो पंचायत समिति के सदस्य थे, वो आज विधायक बन करके विधानसभा में सिमडेगा विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। बादल पत्रलेख एक जी थे, पंचायत भवन में रहते थे, आज देखिए वो राज्य सरकार में मंत्री बने। राहुल जी ने उनको राज्य में कृषि पशुपालन मंत्री का मंत्रालय का जिम्मेवारी दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी का खूबसूरती और नेहरू जी का देन है। दूसरी पार्टी में आप देखेंगे कि जो भी कार्यकर्ता जिसको चुनाव लड़वाया जाएगा वो धन पुरुष होगा, वो पूंजीपति होगा, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं। कांग्रेस में आम कार्यकर्ता भी सोचता है कि मैं चुनाव लड़के जीत सकूँ, जा सकता हूँ। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम लोग ओपन आवेदन करवाते हैं और जो आवेदन जो चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि राजनीति में जो लोग भी आता है उसका एक अपेक्षा होता है कि वो मुखिया बने, जिला परिषद बने, सांसद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। हर लोगों की अपनी अपेक्षा होती है और कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को पूरा भी करता है। तो गिरिडीह से लोगों ने दावेदारी दिया है, जिन लोगों ने दावेदारी दिया उसको स्क्रीनिंग कमेटी और प्रदेश इलेक्शन कमेटी जो प्रदेश निर्वाचन समिति है, साथ में ही जो हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का चुनाव संचालन देखता है और हमारे नेता पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में संसद के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी, जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे, हमारा बस एक ही ये है कि किसी तरह से हमारे पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो उसको हम जितवा करके विधानसभा भेजें। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो, हमारा बस एक ही धर्म है, पार्टी के उम्मीदवार को जितवा करके विधानसभा भेजो कि आने वाले समय में जब 29 में पार्लियामेंट का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तो हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देश का बना सकें। आपकी क्या इच्छा है? कुछ विधायक, सांसद कुछ बनने की इच्छा है? चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आपको मैं अभी बताया कि राजनीति में जो लोग आते हैं सब लोगों की अपनी एक अपेक्षा होती है कि मुखिया बने, विधायक बने, सांसद बने। तो पार्टी ने मुझसे आवेदन मांगा, मैं भी आवेदन दिया हूँ। पार्टी ने बोला स्क्रीनिंग कमेटी में जाने के लिए, मैं भी स्क्रीनिंग कमेटी में गया। पार्टी अगर मुझे जिम्मेवारी देगी कि नहीं आपको ऋषिकेश बाबू चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। पार्टी मुझे बोली कि नहीं आपको फलना आदमी को चुनाव जितवा करके भेजना है, आपको उसको मदद करना, तो मैं उसको मदद करूंगा। अभी पार्टी ने चुनाव अभियान समिति का सदस्य बनाया, जम्मू और बगोदर हम लोगों को भेज दिया, हम लोग गए। पार्टी ने नाला भेज दिया गया। तो पार्टी जो जिम्मेवारी देगी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और कांग्रेस पार्टी को सशक्त करने के लिए, वो काम हम लोग करेंगे। अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप चुनाव लड़ते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो क्या आपको समस्या भी लग रही गिरिडीह में है? देखिए, गिरिडीह में क्योंकि हम श्रमिक संगठन ज़्यादा किए हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो श्रमिक संगठनों का होता है कि रोज़गार को बढ़ाना, हाउ टू इंक्रीज ट्रेड। जब ट्रेड होगा, व्यापार होगा, धंधा होगा, तब ना किसी को रोज़गार मिलेगा। आज हम जो गिरिडीह की वस्तु स्थितियाँ देखेंगे, हमारे यहाँ बोलने को बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन जो विकास गिरिडीह में होना चाहिए था
वो विकास आज गिरिडीह में नहीं। अब देखिएगा जमशेदपुर चलिए, जमशेद जी टाटा ने टाटा का स्थापना किया, कुल लागत से जितना जमशेदपुर खड़ा है उतना ही लागत का यहाँ पे भी उद्योग खड़ा है। अब देखेंगे कोई भी उद्योग को देख लेंगे, उतना मिला लेंगे उतना ही बड़ा उद्योग है, लेकिन क्या गिरिडीह का विकास हुआ? नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी लड़े, अब विश्वास नहीं करिएगा, बहुत लड़ाई हुआ, गवर्नर हाउस का घेराव हुआ, मंत्री जी का घेराव हुआ 12-13 में, तब जाकर के गिरिडीह जो हमारा गिरिडीह कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, वहाँ पे स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू हुई। वो भी पाँच विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। हम लोग लड़े हुआ, उस लड़ाई में मैं भी था और मैं ही प्रतिनिधित्व कर रहा था, मैं ही लीड कर रहा था। आदरणीय कुलपति साहब का जो चिट्ठी आया उसमें हमारे पास भी प्रतिलिपि आई, आज भी प्रतिलिपि है कि हम लोग वहाँ पे पीजी की पढ़ाई विश्वविद्यालय से हम लोगों ने वहाँ पे दे दिया और वहाँ पे पीजी की पढ़ाई होगी। स्थितियाँ क्या, 5 पेपर में पढ़ाई होती है। हम देखेंगे कि गिरिडीह में जो पर व्यक्ति आय है 10,000 रुपया भी नहीं है। यहाँ का एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपया भी नहीं कमाता है। वो 10,000 रुपया में अपना घर चलाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कि बच्चों को रांची और धनबाद पढ़ने के लिए भेजेगा, क्या करेगा बताइए। तो गिरिडीह में जो सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे रोजगार, इंडस्ट्री कैसे इस्टेब्लिश्ड हो। हम देखेंगे हमारा कोयला उद्योग है, यहाँ पे माइंस है, कबरीबाद माइंस, क्योंकि हम लोग सीसीएल में श्रमिक संगठन चलाते हैं और मैं राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ। संयुक्त सलाहकार संचालन समिति का सदस्य भी माननीय दुबे जी ने मुझे बनाया है और मैं सीसीएल में नेतृत्व करता था JCSC में। तो हम लोग वहाँ पे बातें को उठाते थे, लेकिन आज इंटक का विवाद के चलते हम लोग वहाँ पे बात को नहीं उठा सक रहे, कोर्ट के द्वारा हम लोगों को रोक लगा दिया गया। लेकिन गिरिडीह में अगर माइंस को सिस्टम से चलाया जाता तो कम से कम जो उस क्षेत्र के बेरोजगार युवा है 5 से 7 हज़ार बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता। स्थिति क्या आप देखेंगे, ओपन कास्ट कोयलरी बंद, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हो सके नवंबर-दिसंबर में कोयलरी ओपन कास्ट चालू हो जाए, लेकिन ये भविष्य की बात है, कब होगी नहीं होगी ना मैं बता सकता हूँ ना बता सकते। अगर आज ओपन कास्ट शुरू होता और सिस्टमेटिक वे से अगर कोयलरी चलता तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। अब देखेंगे बगल में हमारा सेल है बोकारो में, सेल का अगर हम वेयर हाउस खोल देते, एक यूनिट यहाँ पे खोल देते तो लोगों को रोजगार मिलता। मैं आपको एक बात बताऊँ, 2016-17 की बात है, 17 की बात है, मैं उस समय इंटक का यूथ प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ था और मैं किसी टाटा का जो और DVC का जॉइंट वेंचर है मैथन पावर लिमिटेड, मैं वहाँ गया हुआ था और उस समय के चंद्रशेखरन वो CEO थे MPL के। वो बताए कि ऋषिकेश जी देखिए अब तो अच्छी बात है, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया सीमेंट वाला को एक लाइम स्टोन का पहाड़ जो है लीज पे लिया है, वो गिरिडीह में ज़मीन खोज रहा है, उसको ज़मीन अधिकृत नहीं हो रहा है। तो आज अगर एक छोटा सा सीमेंट उद्योग खुलता तो कम से कम उस उद्योग में 2 से 4 हज़ार युवाओं को रोजगार मिलता। कम से कम 500 ट्रक वहाँ पे डेली लोडिंग और अनलोडिंग करता, और 500 ट्रक को लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए कम से कम 5,000 मजदूर चाहिए था, और 5,000 मजदूर को खाना पीना खिलाने के लिए कम से कम उस क्षेत्र में 500 होटल खुलता। सोचिए उस गिरिडीह का आज क्या विकास होता। लेकिन हम कहीं ना कहीं उससे किनारे भटक गए हैं। गिरिडीह को विकास में लाने के लिए यहाँ पे रोजगार युवाओं को देना पड़ेगा, क्योंकि खास करके जो गिरिडीह जिला के युवा है, आप कभी जाएंगे देखेंगे धनबाद स्टेशन पे जाइए, कभी पारसनाथ स्टेशन पे जाइए, जब बेंगलोर की ट्रेनें आती हैं, गुजरात की ट्रेनें आती हैं, तो देखिए किस तरह से यहाँ के जो लोकल हमारे भाई बंधु हैं, युवा हैं, जा कर के वहाँ बाहर में जाके काम कर रहे हैं। तो जब वो गुजरात का विकास कर सकते तो क्या गिरिडीह का विकास नहीं करेंगे? तो इस पे हम लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा बड़ा उद्योग स्थापित हो, और जो उद्योग यहाँ पे चल रहा है कम से कम उस उद्योग में आज झारखंड सरकार बोला कि हम लोकल युवाओं को, स्थानीय युवाओं को आरक्षण देते हैं, इतने लोगों को यहाँ पे रोजगार देंगे, लेकिन ये सब ढकोसलाबाजी है। यहाँ के युवाओं को कोई फैक्ट्री वाला नहीं रखता है। अगर आप उनकी लड़ाई लड़ने जाइएगा तो ये उनको सीधा अपनी कंपनी से निष्कासित करते और हटा देते हैं। तो कंपनी को भी श्रमिक अधिनियम, श्रमिक कानूनों के अंदर चलना पड़ेगा, और चलाने हेतु एक जिला प्रशासन को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आज यहाँ पे उद्योग स्थापित होता तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
युवाओं को जब रोज़गार मिलेगा तो स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई होगी, और जब अच्छी पढ़ाई होगी तो हॉस्पिटल भी तो खुलेगा ना। अब देखेंगे कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, सदर अस्पताल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आईसीयू भी खुल गया। स्थानीय विधायक का कोशिश रहा, हमारे राज्य सरकार का कोशिश रहा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने यहाँ पे आईसीयू भी खुलवाया। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए थी, आज तक वो नहीं हो पाई है। हम लोग काफ़ी बार ये बात को रखे, हो सके आने वाले दिनों में हो जाए। तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ अगर जिला में हो जाए तो हमारा जिला कभी जमशेदपुर, रांची और धनबाद से पीछे नहीं रहेगा। 3 जो प्रमुख समस्याएं हैं वो है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारा कोशिश रहेगा कि अगर हमारी सरकार फिर से आती है और हमारे विधायक जीत करके आते हैं तो इस 3 क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। 19 में जो आपके महागठबंधन की सरकार ने वादे किए थे, क्या वो वादा पूरा हुआ है जो फिर 24 में फिर से उनकी सरकार आए? देखिए, हम लोगों ने बहुत वादा पूरा किया। अब देखेंगे कि जो पारा शिक्षक थे उनको अस्थायीकरण किया गया। अस्थायीकरण की बातें हो सके कि हो जाए या अगले सरकार में हो, उनकी वेतन को वृद्धि कर दी गई। जो एक शिक्षकों की वेतन होती है वो पारा शिक्षकों को वेतन मिल रहा है। अस्थायीकरण संकुल साधन सेवियों का भी हो गया। जो मनरेगा के लिए, जो एनआरएचएम के लिए लोग काम कर रहे थे, मनरेगा के लिए काम जो मजदूर कर उनका भी देखिएगा वेतन में वृद्धि की गई। उनका भी जो दिहाड़ी पैसा था उसको बढ़ाया गया। अब पूरे देश भर में झारखंड जो है सबसे बड़ा वेलफेयर स्टेट बनकर के उभरा। एक बच्चा जो 10th कर गया है और वो स्थानीय है तो 15 लाख रुपया सरकार उसको गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे रही है। एक घर में सास को भी 1000 रुपया, ससुर को भी 1000 रुपया, उसकी 2 बहुओं को 1000 रुपया, ननद को 1000 रुपया। बताइए, घर में 7-7 हज़ार रुपये मिल रहा है। उसके बाद पूरा देश जानता है कि मोदी जी की सरकार जो है 1.5 लाख, पौने 2 लाख करोड़ रुपया राज्य का रोक के रखा है। प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन राज्य की जो सरकार है और राज्य का जो वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय है, कांग्रेस पार्टी के पास है। हम लोगों का योजना था कि जब अगर केंद्र हमको सहायता नहीं कर रहा है तो यहाँ के गरीबों को आवास कैसे मिलेगा। तो हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार, हम लोगों ने अपने मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को साथ में बात करके हम लोग यहाँ के जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको अब वो आवास देने का काम किया, मांझी हाउस देने का काम किया। अब देखेंगे एक एक घर में 5 लोग हैं तो 20 किलो उनको चावल और 5 किलो गेहूं, दाल, धोती और लुंगी या साड़ी भी देने का काम राज्य सरकार कर रही है। तो ये है कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, महागठबंधन की सरकार। और ये सरकार जो भी वादा किया था 75% वादा सरकार ने पूरा किया है। अब देख लेंगे, जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने का बात था, अब रघुवर सरकार की देख ले कार्यकाल, उनके कार्यकाल में जो नियुक्ति निकली थी उसकी नियुक्ति ये महागठबंधन की सरकार ने बांटी। चाहे सहायक शिक्षक की बात हो, चाहे हाई स्कूल में शिक्षकों की बात हो, महागठबंधन की सरकार ने उन लोगों को नियुक्ति दिया। अभी अब देखेंगे जेएसएससी का एग्ज़ाम भी हो गया। जेएसएससी के माध्यम से फिर से सहायक शिक्षक और हाई स्कूलों की बहाली की गई। शिक्षकों की कमी थी, शिक्षकों की नियुक्ति युद्ध स्तर पे की जा रही है। स्वास्थ्य का क्षेत्र में देखेंगे तो देख लीजिए, हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे एनआरएचएम कर्मी की बात करें, चाहे एएनएम की बात करें, चाहे जीएनएम की बात करें, ये सरकार जो भी वादा 2019 में की थी वो वादा में करीब करीब वादा को परिपूर्ण की है। बीजेपी ने भी तो गोगो दीदी योजना लाई है मैया समाज योजना को कम्पीट करने के लिए, और वोटरों को अपनी तरफ कोशिश करना चाहिए। देखिए, ये वोटर बहुत जागरूक है। ये झारखंड के वोटर हैं, ये गुजरात के वोटर नहीं है। इनको मालूम है यहाँ पे सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि राज्य सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, राज्य का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और लोगों के 1000 रुपये बांट रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये लोग मैया सम्मान योजना को रोकने हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले गए।
और जब हमारे यहाँ इन्होंने योजना देखा तो अपने यहाँ बगल में उड़ीसा में जाके इन्होंने मैया सम्मान योजना को लागू कर दिया। जब देखा कि अरे भाई ये तो हमारा उल्टा पड़ गया, तब ये लोग क्या गोगो योजना और जोगो योजना लेकर के आए हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग झारखंड की जो जनता है बहुत ही जागरूक जनता है, पॉलिटिकल कॉन्शियस है। यहाँ की जनता बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस रहती है, क्या होना है नहीं होना है सबको पता होता है। तो यहाँ की जनता जो उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। फिर से देखिएगा आने वाले समय में एक गठबंधन की सरकार बनेगी। ईडी में बीजेपी के भी सांसद है और कोडरमा से भी सांसद है, वो मंत्री भी है। तो कैसा इन लोगों का काम है, क्या लग रहा है? देखिएगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण गिरिडीह का इतिहास रहा है कि हमारे जो भी सांसद रहे हैं, सांसद तो हमारे बन जाते हैं लेकिन वो गिरिडीह में नज़र नहीं आते हैं। अब देखेंगे हम लोगों ने बाबूलाल जी को जितवा के कोडरमा से भेज दिया। उनका जो एमपी लेड का फंड था, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, 50% से ज़्यादा पैसा उनका पड़ा रह गया। उन्होंने विकास के कार्यों में खर्च नहीं किया, खाली नेतागिरी किया उन्होंने। इसी तरह से जो अभी हमारी वर्तमान में कोडरमा लोकसभा, क्योंकि मैं कोडरमा लोकसभा का इसलिए बात कर रहा हूँ कि गिरिडीह प्रखंड का, गिरिडीह जिला का आधा से ज़्यादा प्रखंड उनके जिम्मा में है। 5 विधानसभा उनके पास आता है, 4 विधानसभा, केंद्र में मंत्री हैं। आप देखेंगे कि पूर्व में शिक्षा मंत्री थी, अभी शायद महिला बाल कल्याण विकास उनके पास है। क्या महिलाओं के रोजगार के लिए उन्होंने एक उद्योग का स्थापना किया? नहीं करवाया। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट खुलवाया? नहीं खुलवाया। खाली वो यहाँ पे राजनीति करने के लिए आती हैं और राजनीति कर रही हैं लोगों के साथ में। विकास से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक लेना नहीं है। शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने ना गिरिडीह को एक ITI कॉलेज दिया, ना एक टेक्निकल कॉलेज दिया, कुछ नहीं दिया। आज एक विश्वविद्यालय खुलने वाला, उसका भी वो विरोध कर रही हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, यहाँ की भोली भाली जनता ने उनको वोट दे के 19 में भी जितवा दिया। बोलने को तो केला लेकर के आए थे और कमल के सहयोग से जीत करके चले गए। और वो कोयला मंत्रालय के शायद परामर्श समिति के भी सदस्य हैं, स्टील के भी परामर्श समिति के सदस्य हैं। आप देखेंगे क्या उन्होंने कोयला को लेकर कभी बात किया? क्या कभी उन्होंने रेलवे को चौड़ीकरण को लेकर के बात किया? क्या उन्होंने बोला कि गिरिडीह में एक और यूनिट होगा? क्या कोयला को उन्होंने फिर से बोला कि यार मैं सर्वे कराता हूँ कहाँ कहाँ गिरिडीह में कोयला है? वो नहीं किया। खाली वो यहाँ पे राजनीति करने आते हैं, अपने गुर्गों के माध्यम से ठेकेदारी करवाने के लिए आते हैं। उनको बस इसी से लेना देना है। अगर विकास से लेना देना होता तो भारत सरकार की बहुत सारी योजना है। अब देखेंगे हमारे बगल का लोकसभा है, सब कुछ वहीं आ रहा है, हमारे पास क्यों नहीं आता है? फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे लग गया, एम्स वहाँ पे बन गया, पावर उद्योग वहीं लग रहा है। तो हम बहुत पीछे हैं। यहाँ की युवाओं को आने वाले समय में या जब भी सांसद महोदय दिखे उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या किया, बताओ। आपका 6 वर्ष हो गया, 6 वर्षों में क्या किया बताओ। उनसे उनका लेखा जोखा मांगना चाहिए। ये कम से कम हमें और हमारे गिरिडीह के जो युवा हैं उससे मेरा अनुरोध है कि ये जो वर्तमान में दोनों सांसद है, चाहे कोडरमा लोकसभा के चाहे गिरिडीह लोकसभा से, उससे प्रश्न जरूर पूछे कि अपने गिरिडीह के लिए क्या किया और क्या करने जा रहा है, आपका योजना क्या है, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल में आपने समय दिया। आपका भी मैं बहुत बहुत दानी जी धन्यवाद कहूँगा कि आप मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति का आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया। और मैं आपको दुर्गा पूजा की नवरात्रि की बधाई देता हूँ और ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि आपके माध्यम से जो गिरिडीह की जन जन की बात है वो जन जन तक पहुँच सके। धन्यवाद।